नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा हुआ है जब से पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता, जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं और बहुत ही गंभीर आरोप है। उनका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने किसी बिचौलिए को भेजकर 4 हलफनामे पर दबाव डाला था कि अनिल देशमुख को साइन करना चाहिए। और उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। और अब अनिल देशमुख के द्वारा भी ये कहा गया है कि भाई आपके पास क्या सबूत है, आप उसको भी लेकर आइए। लेकिन जो आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं है। उन पर आरोप ये लगा है कि उन पर दबाव डाला गया था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, ये तमाम जो बड़े बड़े नेता थे उनको फंसाया जाए, सिर्फ इसलिए कि शिवसेना या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को खत्म किया जा सके। और इस वजह से गृह मंत्री, जो समय के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनको 13 महीने आर्थर जेल रोड में रखा गया और वहां पर भी उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। और उसी के कुछ खुलासे उन्होंने अब किए हैं। कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वो पहले क्यों नहीं बोले और अब वो बोल रहे हैं, लेकिन जो भी खुलासे उन्होंने किए हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाले हैं। और हो सकता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जमीन है वो इससे काफी हिल जाए। आज हमारे साथ खुद अनिल देशमुख साहब मौजूद हैं। अनिल देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि 13 महीने आप जब जेल में थे और कल परसों से जो ये खबरें आ रही हैं जिसमें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नाना पटोले हैं उन्होंने भी वैलिडेट किया आपके आरोपों को, संजय राउत ने आपके आरोपों को वैलिडेट किया। संजय राउत ने तो ये तक कहा कि जब मैं उनके साथ जेल में था तो अनिल देशमुख ने मुझे ये सारी बातें बताई। मेरा पहला सवाल है, मैं शुरू करूंगी कि ये बातें अभी क्यों सर, क्योंकि ये सवाल होगा कि आप इतने दिन से चुप क्यों बैठे थे और अभी आपने इस पर बोलना क्यों शुरू किया? जी। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, जो घटना उससे थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, फिर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जी। 3 साल पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब थे और मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था। उस वक्त भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब का जो एंटीलिया जो मकान है बंबई में, उनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। उसकी हमने इंक्वायरी चालू किया। 8 दिन के बाद जो गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका जो मालिक था उसकी हत्या हुई, उसका खून कर दिया गया। उसके बाद में ये मामले ने और तूल पकड़ा और उसकी हमने जब इंक्वायरी चालू की है तो इस प्रकार की बातें सामने आई कि बहुत ही चौंकाने वाली बातें हमारी इंक्वायरी के बाद में सामने आई कि उस वक्त जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर थे और परमवीर सिंह, इन्होंने ये सब करवाया। परमवीर के साथ में सचिन वजे, एपीआई जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनके बाद में 3-4 एपीआई ऐसे मिलके 5-6 लोगों ने ये सब दोनों कांड, मतलब मुकेश अंबानी के घर के सामने एंटीलिया के सामने बम रखना और स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक की हत्या करना, इसमें खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब ये मास्टरमाइंड थे। और ये जब खबर मेरे पास आई, इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आई, तब मैंने परमवीर सिंह जो सीपी थे उनका तबादला एक साइड पोस्ट पे किया। उसको हमने सस्पेंड कर दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर को हमने सस्पेंड किया। पहले डीजी रैंक के अधिकारी को हमने सस्पेंड किया। उसी प्रकार जो सचिन वजे थे उनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया। ये जब वाकया हुआ 3 साल पहले, तब देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह देखा कि परमवीर सिंह नाराज है, उसको बुला के उससे बातचीत किया, उससे एडजस्टमेंट किया, उसको दिल्ली ले गए। यानी कि ये सारी शुरुआत ये एंटीलिया केस से शुरू हुई? बिल्कुल बिल्कुल। उसको दिल्ली ले गए परमवीर सिंह को, देवेंद्र फडणवीस। वहां से पता नहीं किसके साथ बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद में जब नेक्स्ट डे जब बंबई आए तो उन्होंने मेरे ऊपर, परमवीर सिंह ने मेरे पर 100 करोड़ का आरोप किया। ये आरोप परमवीर सिंह ने जो किया उसको देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर आरोप करने के लिए लगाया था। और इस प्रकार का आरोप करने के बाद में मेरे पीछे ईडी, सीबीआई, जो भी सेंट्रल एजेंसी थे वो लग गई। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मेरे तरफ, उनका बहुत ही एक नजदीक का आदमी वो मेरे घर में आया
मेरे शासकीय मेरे गवर्नमेंट जो रेसिडेंस था उसमें वहां पे आया मुंबई नहीं, में। कौन था वो आदमी? मिस्टर देशमुख, अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आप अपनी सारे मन की बातें कह रहे हैं यहाँ पर, वो कौन था? वो कौन बिचौलिया था? वुड यू लाइक टू डिस्क्लोज हिज नेम? ये कौन व्यक्ति था जिसको आप बिचौलिया कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का? जो बीच वाला आदमी था, जो देवेंद्र फडणवीस का बहुत ही नजदीक वाला था, उसका नाम था समित कदम। वो पश्चिम महाराष्ट्र में जो वहां पे उधर का था, नीरज का था, वो मेरे पास आया। आज पहली बार उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, पहली बार आपके चैनल पे उसका नाम बता रहा हूं मैं। समित कदम। समित कदम जो मीरज गांव का था, जो सांगली के बाजू में है, और उनके नजदीक का था, वो मेरे पास आया और मेरे पास आके उसने बताया कि देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तुरंत मेरा फोन लगाया और बोला मैं ठीक है, मेरे पास उनका नंबर है, मैं लगाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप आपके फोन से बात नहीं करेंगे, मेरे फोन से आप बात कीजिए। उसने उसके फोन से मेरा नंबर उनसे मिलाया, देवेंद्र फडणवीस ने मेरे से बात किया। ये सब 3 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अनिल देशमुख साहब, आपके केस में हमको पता है कि कुछ नहीं है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, आप मदद करना चाहते हैं तो आप पूरी जानकारी ले लीजिए और सेंट्रल एजेंसी आपके हाथ में, आप मदद कीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने आपको ये कहा कि उनको ये पता है कि आपके खिलाफ ऐसे कोई ऐसा सबूत नहीं है या बुनियाद नहीं है कोई भी किसी केस की? बिल्कुल, पहली बार जब उन्होंने मेरे से बात किया तो मुझे बता कि मेरी हमको पता है कि आपके आपके ये पूरे केस में आपके बारे में कुछ नहीं है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मदद करना चाहते हो तो आपकी सरकार है दिल्ली में, सेंट्रल एजेंसीज आपके पास है, आप लगे तो जानकारी ले लीजिए। उसके बाद वो आदमी लगातार 5-6 बार मेरे पास आया। कौन? समित कदम। पहली बार नाम बता रहा हूं मैं उसका आज। पहली मेरे घर में 5-6 बार आया। एक बार आया और उसने बताया कि मेरे आपको अर्जेंटली आपसे बात करना है। और आने के बाद उसने मुझे बताया कि अर्जेंटली देवेंद्र फडणवीस साहब को आपसे बात करना है। मैंने ठीक है, आप लगाइए। उसने मुझे नंबर मिला के दिया देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस से मेरी जब बात हुई तो अब देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया कि मेरी ऊपर बातचीत हो चुकी है, आपको हम मदद करेंगे, लेकिन मैं कुछ कागज आपके तरफ भेज रहा हूं, वो जरा देख लीजिए। मैं भी सकते में आया कि ये कौन से कागज भेज रहा हूं। ठीक है, आप भेजिए। नेक्स्ट डे समित कदम मेरे पास एक सील्ड एनवलप लेके मेरे पास घर में मेरे सरकारी बंगले पे आया और मेरे दफ्तर में आके उसने बोला कि ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है। मैंने वो एनवलप को खोला और एनवलप को खोलने के बाद में उसमें अंग्रेजी में 4 मुद्दे लिखे थे, 4 पॉइंट्स लिखे थे और मेरे हाथ में वो एनवलप दे। ये 4 एफिडेविट्स थे सील्ड एनवलप में मेरे पास उन्होंने दिया और उन्होंने ये मुझे बताया कि ये 4 मुद्दे के ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये मुझे आपको एफिडेविट करने के लिए बताया। मैंने एनवलप जब फोड़ा तब उसमें मैं कागज पढ़ा, तो कागज पढ़ने के बाद में वो जो लिखा था उसमें 4 पॉइंट, वो पढ़ने के बाद में मेरे को इतना गुस्सा है कि उसमें जो 4 मुद्दे उसमें लिखे थे, उसमें पहला मुद्दा ये था कि जो देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं उसके बारे में एफिडेविट करूं, उसमें पहला मुद्दा था उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं उद्धव ठाकरे के बारे में झूठा आरोप उनके ऊपर करूं, उसका एफिडेविट बना के दूं कि उद्धव ठाकरे ने मेरे शासकीय निवास जो स्थान बम्बई में उनका है, वर्षा बंगले में बुलाया। मैं गृह मंत्री के नाते उनके बंगले में गया। जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने मुझे बोला कि अनिल देशमुख आप गृह मंत्री हो, हमारे मुंबई कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा मैंने झूठा आरोप वो एफिडेविट द्वारा उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाना है। ये नंबर 1। नंबर 2 तो बहुत ही घिनौना आरोप था। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उसने आपको दिशा सेलियन के बारे में तो आपको बताऊंगा, जो फिल्म हीरो थे उसका नाम सुशांत सिंह की वो दिशा सेलियन जी प्रिय थी। जो आरोप मेरे को झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाने के लिए कहा था, उसमें ये कहा था कि
आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के आदित्य ठाकरे ने दिशा सैलियन के ऊपर रेप किया। और जब दिशा सैलियन चिल्लाने लगी तो उसने दिशा सैलियन को बालकनी से ढकेल दिया, उसका खून किया। ऐसा मैंने एफिडेविट करके, झूठा एफिडेविट करके आदित्य ठाकरे के बारे में बताया। ऐसे ये जो बाद में ये थे, जस्ट अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, ये जो मुद्दे आपको भेजे, ये 4 मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, तो क्या इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि आपको ऐसे ऐसे लिखकर और इस पे साइन करना है? उन्होंने बाकायदा पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा टाइप करके मेरे पास भेजे थे और उसको मुझे एफिडेविट करके देना था। उसी प्रकार जो हमारे उस टाइम के उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उसके बारे में था। अजीत पवार के मुद्दे के बारे में, वो पॉइंट के बारे में तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि 6 महीने पहले अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार इकट्ठा मिलकर बनाई थी और 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि अजीत पवार के ऊपर आप ऐसे इल्जाम करो कि अजीत पवार ने मुझे उनके दफ्तर में एज ए गृह मंत्री बुलाया। उनका बेटा जो था पार्थ पवार, वो वहां पे बैठा था और मुझे अजीत पवार ने बोला कि अनिल देशमुख, आप गृह मंत्री हो, आप और अपने को महाराष्ट्र में गुटखा लॉबी से पैसे जमा करना है, पार्थ ही काम देखेगा, तो आप गृह मंत्री के नाते उनको मदद करो। आप यकीन कर लीजिए, अजीत पवार ने 6 महीने पहले उनके साथ में सरकार बनाई, उसके ऊपर मुझे आरोप करने लगा। और आज वही अजीत पवार उनके साथ में सरकार में डिप्टी सीएम है और चौथा आरोप और एक सहयोगी थे अनिल परब, उनके बारे में करने लगा। इस प्रकार के एफिडेविट मुझे करने के लिए उन्होंने बोला। जब मैंने उस पूरा पढ़ा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनको बोला कि उनको फोन लगाओ, देवेंद्र फडणवीस को। उसने फोन लगा के दिया। गुस्से से मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने बहुत ही ऊंची राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हो। इस प्रकार का एफिडेविट लगा के मैं हमारे जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार जो है उस टाइम के नेता, उनके ऊपर मुझे आप बोल रहे कि आरोप लगा के उनको झूठे आरोप में फंसाना। मैं बोला कि अनिल देशमुख ये एफिडेविट करेगा नहीं, आप लगे तो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डालो, जिंदगी भर अनिल देशमुख जेल में जाएगा, लेकिन इस प्रकार से झूठे आरोप किसके ऊपर लगाए गए। जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, इलू जी, जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ पहली रेड सीबीआई की हुई। आप समझ लीजिए, पहली रेड नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे। लेकिन मिस्टर देशमुख, आपको क्या लगता है इंटेंशन क्या था? इंटेंशन सरकार गिराना था या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पूरी तरह से खत्म कर देना? क्योंकि जो नाम आप बता रहे हो कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, अनिल परब, इन सबको खत्म करने का मतलब क्या था? देखिए, 2019 में हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी। देवेंद्र फडणवीस बड़े बेचैन थे, तो उनका शुरू से प्लानिंग चालू था कि ये सरकार को किस प्रकार से गिराया जाए महाराष्ट्र में। तो उन्होंने उन्होंने सरकार गिराने के लिए मेरे को इस्तेमाल करने का उन्हें सोचा कि अनिल देशमुख पर आरोप लगाओ परमवीर के जरिए और उनको तकलीफ में लाओ, ईडी सीबीआई लगाओ, फिर उनको अपन बोलेंगे कि भाई आप उद्धव जी के ऊपर आप झूठे आरोप करो, आदित्य के ऊपर झूठे आरोप करो। ये पहला उनका प्रयास था कि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार थी, इनको गिराने का ये 3 साल पहले का पहला प्रयास देवेंद्र फडणवीस ने किया था, जो कामयाब नहीं हो सका। मैंने एफिडेविट साइन करने से इनकार कर दिया और उसके वजह से मुझे 14 महीना जेल में जाना पड़ा। झूठे आरोप मेरे ऊपर लगा के मुझे 14 महीना जेल में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस समय जेल में थे, उस समय उस पीरियड में संजय राउत भी आपको मिले और संजय राउत ने खुद ये बोला कि आपने उनसे ये बातें शेयर की थी। लेकिन जेल में आपको किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि आपको वाकई में प्रताड़ित किया गया जेल में? आपको आर्थर रोड जेल में रखा गया था। मैंने ये भी पढ़ा कहीं कि आपको उस जगह रखा गया था जहां पर अजमल कसाब को रखा गया था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जेल में जब आर्थर रोड, मुंबई के आर्थर रोड जेल में मुझे जब रखा गया था, वहां पे जब बाहर हम जाते थे वकील को मिलने वगैरह, तो संजय राउत साहब हमेशा वहां पे मिलते थे हमको।
हमेशा हमारी उनसे बातचीत होती थी। उनको भी मैंने ये किस्से बताए सब वहां पे जेल में। लेकिन मुझे जिस बैरेक नंबर 12 में रखा गया था, आपको पता है जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब मुंबई के ऊपर अटैक किया था और अजमल कसाब को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो अजमल कसाब को जिस बैरक में रखा गया था वो बड़ा प्रोटेक्टेड बैरक था, ताकि उसको इस ढंग से बनाया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से समझो हल्ला होता है तो या बम डाले जाते हैं कि अजमल कसाब को मारने के लिए, तो उसको कोई क्षति न पहुंचे। उसके लिए जो बैरक था वो अलग से बनाया था और पूरा बैरक जो है उसको 1 इंच चद्दर से पूरा ढका हुआ था, ताकि पाकिस्तान के लोग आके उन्होंने बम भी डाला उसके ऊपर तो उसको कुछ हो नहीं पाएगा, या उसको भगाने की कोशिश किया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार का बैरक था जहां पे ना वेंटिलेशन था ना कुछ था, 24 घंटा लाइटें जली रहती थी। ऐसे बैरक में जो जिसमें अजमल कसाब को रखा गया था, वहां पे मुझे 14 महीने उस बैरक में रखा गया। नहीं, लेकिन अब आपने जब ये खुलासे किए हैं, तो आपको अब डर नहीं लग रहा है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ये आपने एक बड़ा रिस्क लिया है इन बातों को, इसका खुलासा करके, और जी, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या किस बात का अब आपको डर है? मुझे बताइए कि जिस हिसाब से 14 महीने मुझे तकलीफ दिया, इतनी ज्यादा तकलीफ दिया कि मेरी बीवी, आज आपको मैं बताता हूँ कि वो उसको कैंसर हो गया है सोच के। हमारी पूरी फैमिली को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, मेरे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी लड़की, पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर गया। और मुझे पता कि इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दे सकते हैं। अब एक ही है, सिर्फ मुझे फांसी, किसी और कोई तकलीफ नहीं दे सकते हो। फांसी सिर्फ अनिल देशमुख को दे सकते, या किसी झूठे मामले में और फैब्रिकेटेड मामले में मुझे फंसा सकते हैं, आपकी या जो फांसी बाकी देना पड़ेगा। आपके जो इससे बाकी ज्यादा और क्या कर सकते हैं? उनके साथ क्या किया है? मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या-क्या किया है? किसके साथ क्या-क्या किया है? आपको बताऊं मैं, एक बार मेरा जो बेटा है अलग से रहता है एक फ्लैट में, उसकी बीवी और मेरा बेटा जब बाहर गए थे दोनों भी, उस टाइम मेरी जो नाती है वो 6 साल की है, वो घर में थी, और मेड 2 मेड गवर्नमेंट घर में थी। एजेंसी वाले मेरे बेटे के घर में गए। उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेम साहब और साहब दोनों भी बाहर गए। तो उन्होंने, वहां 6 साल की बच्ची थी, एक महिला पुलिस के हाथ से उन्होंने एक कैडबरी का चॉकलेट मंगवाया, और कैडबरी का चॉकलेट वो बच्ची को, 6 साल की बच्ची को बता के उसके बाजू के रूम में 2 महिलाएं ले गई, और 6 साल के बच्ची से करीबन 20 मिनट उन्होंने इंट्रोगेशन किया, उनको सवाल पूछे। कैडबरी चॉकलेट का 6 साल की बच्ची को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। नहीं, तो क्या उस बच्चे से क्या सवाल पूछा? क्या उगलवाना चाह रहे थे उस बच्चे से? सवाल जो हमने उनसे, बेटी से पूछा छोटी से, वो विचार किया तो बोले कुछ फोटोज मुझे बता रहे थे, ये आदमी को तो आपने देखा क्या, ये आदमी को आपने देखा क्या। अब 6 साल के बच्चे को इन्होंने छोड़ा नहीं, कैडबरी चॉकलेट का बता के उसको इंटरोगेट करने की कोशिश किया। लेकिन मिस्टर फडणवीस ने कल भी कहा कि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं और समय आने पर मैं ये सारे वीडियोस रिलीज करूंगा। क्या वीडियोस हो सकते हैं, और क्या वो आपके खिलाफ भी कोई सबूत है उनके पास? मैंने उनको खुला आह्वान किया है कि उनके पास जो भी कुछ मेरे खिलाफ में वीडियोज है, उन्होंने लोगों के सामने लाना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो मिस्टर देशमुख लोग पूछेंगे कि आपको 3 साल 2021 में आपको जेल में डाला गया, उसके बाद जब आप जेल से बाहर आए, ये बातें तब सामने नहीं आई थी। अब जबकि महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 महीने बाद, 2 या ढाई महीने बाद चुनाव है, उस समय ये आरोप और प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो लोग यही कहेंगे कि ये तो राजनीतिक छींटाकशी है, और इसका लेकिन फिर आप जवाब कैसे देंगे? उसकी एक वजह भी थी, मैं वजह आपको कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगी, लेकिन एक हमारे यहाँ के जो एक श्याम मानव साहब है महाराष्ट्र के, जो अंधश्रद्धा के ऊपर बहुत अच्छा काम कई सालों से कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, जो मैंने बताया कि एफिडेविट में क्या क्या लिखा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। उनको ये और बात उन्होंने कैसे, उनको तो उन्होंने आपने इस बात का उनको उन्होंने इस उन्होंने बात का जिक्र करने के बाद में
उन्होंने इस बात का जिक्र करने के बाद में सब न्यूज में वो बातें शाम मानव साहब की चालू हो गई कि उन्होंने इस प्रकार का एफिडेविट के बारे में जिक्र किया। नहीं नहीं, और मेरा जो आपसे सवाल है मिस्टर देशमुख कि जो ये शाह मानव जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके पास ये सारे एफिडेविट्स के डिटेल्स कैसे आए, उन्होंने इसका खुलासा कैसे किया, क्या आपने उनको बताया था? मेरी बीच में एक प्रोग्राम था हमारे देश पांडे हॉल है नागपुर में, उसमें एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैंने एफिडेविट के बारे में जिक्र मेरे भाषण में किया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उन्होंने जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मुझे पूछा कि भाई एफिडेविट क्या है, तो मैं उनको बोला था कि भैया कॉन्फिडेंशियल करके मैं आपको बताता हूँ, अभी इसको मुझे लोगों के सामने नहीं लाना। लेकिन कॉन्फिडेंस में उनको मैंने बताया था कि ये 4 मुद्दे इस प्रकार से है। Allow me to interrupt you. आपने कहा कि आपने एक पब्लिक प्रोग्राम में इस एफिडेविट का जिक्र किया, उसके बाद आपने शाह मानव को डिटेल में बताया, तो पब्लिक में आपने डिस्क्लोज क्यों किया? अगर आपको कॉन्फिडेंशियल पब्लिक में मैं तो हमेशा पब्लिक में मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला थे, तो 1 साल से पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूँ। लेकिन वो एफिडेविट में क्या मुद्दे थे उसके बारे में मैं कभी जिक्र नहीं किया। एफिडेविट के बारे में तो 1 साल से पब्लिक मीटिंग में 50,000 के लोगों के सामने मैंने जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे, हमारे जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनको आरोप लगाने के लिए मेरे ऊपर दबाव इन्होंने डाला था कि इनको आरोप लगाओ, ऐसा एफिडेविट करके दो और आपको हम पूरी मदद करेंगे। ये तो जाहिर सभा में मैंने बोला। मिस्टर देशमुख, जो स्पेसिफिक आरोप हैं, क्या आप इन आरोपों का खुलासा करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब सही समय आएगा तभी मैं इन आरोपों के बारे में बात करूंगा? विच इज योर राइट, विच इज योर प्रेरोगेटिव, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि वर यू वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट? एक वजह है, आपको 15-20 दिन के बाद में पता चलेगी कि किसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा, ये भी एक पेच है। बिल्कुल। तो ये ऐसा मैं नहीं चाहता था कि मैं पर्टिकुलर वजह थी। बात बताएंगे तो 20 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 20 दिन के बाद वो बात बताएंगे? मैं इस दिन अभी आपको कैसे बता सकता हूँ? आप लगे तो मैं आपको फोन करके बताऊंगा इलू जी कि आपको मैंने बताया था 20 दिन या महीना जो भी है, मैं आपको फोन करके बताऊंगा। मैंने आपको कि 1 महीने जो भी आए कि 1 महीने के अंदर मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि क्यों मैं इसके लिए वेट कर रहा था। मैं इस चीज के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं डालूंगी कि नहीं आप क्यों वेट कर रहे थे, लेकिन मेरा ये सवाल बनता था कि आपसे मैं ये बात पूछूं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या फिर उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे या फिर अजीत पवार, अब इन सबको इस एपिसोड का क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल चीज है और बहुत नेचुरल सवाल है कि भाई ठीक है, जो मेरे साथ हुआ तो वो हुआ, वो एक पास्ट की चीज थी, आप जेल गए, जेल से बाहर आ गए, लेकिन अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने का समय आ गया है। क्या अब वो देखिए, मेरे को इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाना नहीं। मैं जो 14 महीने भुगता हूं, जो मेरी फैमिली भुगती है 2 साल, ये मैं नहीं भूल सकता हूं। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं। मैं चाहता था कि जनता के सामने आना चाहिए सही ढंग से। आपको एक चीज और बोलना भूल गया कि जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, परमवीर सिंह ने, उसको जब कोर्ट में बुलाया गया, जस्टिस चांदीवाल के सामने जब बुलाया गया कोर्ट में, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए उसको जब कोर्ट में बुलाया गया, पहला समन भेजा नहीं आया, दूसरा समन भेजा नहीं आया कोर्ट में, तीसरा भेजा, 6 समन भेजने के बाद भी कोर्ट में नहीं आया। फिर कोर्ट ने, जस्टिस चांदीवाल ने पकड़ वारंट निकाला, उसका अरेस्ट वारंट निकाला। अरेस्ट वारंट निकालने के बाद में परमवीर सिंह प्रदेश भाग गया। और मुझे बताइए, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जब कोर्ट में उसको बुलाया जाता है तो उसने तो खुशी से आना चाहिए बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल हाजिर हूं मैं करके, और मैं बयान दूंगा अनिल देशमुख के खिलाफ में उन्होंने क्या किया करके। आपने परमवीर सिंह का वहां कोर्ट में आए नहीं और प्रदेश भाग गया, और वहां से उसने एफिडेविट किया परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह ने अपने वकील के जरिए एफिडेविट कोर्ट में किया जस्टिस चांदीवाल के सामने। वो एफिडेविट में उसमें लिखा कि मैंने अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए उसके कोई सबूत मेरे पास नहीं। नंबर 1, मैंने जो अनिल देशमुख के आरोप लगाया वो आरोप मैंने हियरसे के ऊपर लगाया, सुनी सुनाई बातों की, और मैंने अनिल देशमुख के आरोप लगाया। और करके जब जो जजमेंट बाहर आया जस्टिस चांदीवाल साहब का, उसमें लिखा है कि इसमें
अनिल अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए उसका कोई तथ्य नहीं, उसमें कोई सबूत नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हेयरसे के ऊपर आरोप किए गए। हाईकोर्ट ने भी जब मुझे बेल देते हुए बहुत अच्छे ऑर्डर दिया। और जो सचिन वजह था जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, उसने तो जस्टिस चांदीवाल के सामने में कबूल कर दिया कि अनिल देशमुख ने कभी मुझे बार वालों से पैसे वसूल करने के लिए कभी नहीं कहा था। ना अनिल देशमुख ने कहा था, ना उनके पीए ने कहा था, ना किसने कहा था। वो जज के सामने, जस्टिस चांदीवाल साहब के सामने उसने अपना स्टेटमेंट दिया। नहीं, आपकी क्या परमवीर सिंह से कभी इस बीच में बात हुई, आप जेल से आने के बाद, या कभी उन्होंने आपको संपर्क किया, कभी भी आप उनके कांटेक्ट में आए? कहाँ है इस समय परमवीर सिंह? अभी खुदा को मालूम कहाँ है। तो या बम्बई में रहते होंगे, बाहर। कभी एयरपोर्ट में मिले, ऐसा मिले, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो कभी ऐसे आदमी से मिलना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन पूरी जो स्टोरी है अब बिल्कुल पानी की तरह साफ लग रही है। एक चीज आपको बताना चाहिए इलू जी, मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगाया ईडी ने, परमवीर ने 100 करोड़ का। जब ईडी ने पूरी 7-8 महीना पूरी इंक्वायरी किया, उसके बाद में जब चार्जशीट मेरे खिलाफ में जो हाईकोर्ट में दायर किया ईडी ने, आरोप 100 करोड़ का, और ईडी ने चार्जशीट दायर की 1,71,00,000 की, 1.71 करोड़। और कोर्ट ने जब उनको पूछा कि 1.71 करोड़ आपने यहां लिखा है, इसका कोई सबूत है क्या, तो वो भी सबूत उनके पास में नहीं थे। करके मुझे तुरंत हाईकोर्ट ने बेल दे दी। 100 करोड़ से शुरुआत हुई है, और चार्जशीट, ईडी की चार्जशीट कोर्ट में, हाईकोर्ट में 1.71 करोड़। लेकिन आपने इतनी बड़ी कीमत चुकाई सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देवेंद्र फडणवीस के कहने में नहीं आना चाह रहे थे। आपको लगा कि आपकी कॉन्शियंस आपको नहीं अलाउ करती कि आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाएं, या फिर आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाएं, या अजीत पवार या अनिल परब के खिलाफ जाएं, और आपको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। अब जो भी चीज आपके साथ हुई है, आज अगर मैं आपसे एक व्यक्ति जिसके बारे में पूछूं कि वो कौन जिम्मेदार है, आपके साथ जो भी हुआ, वो कौन है वो व्यक्ति, कौन अकाउंटेबल? ये पूरे जो एपिसोड हुआ, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार, जिसने इतनी महाराष्ट्र में इतनी ऊंची राजनीति करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कभी इतनी नीची राजनीति, इतने नीचे स्तर पे जाके कभी राजनीति नहीं हुई। इतनी ऊंची राजनीति कभी महाराष्ट्र में नहीं हुई। किसी के बच्चों को, उद्धव ठाकरे के बच्चों को जिस प्रकार से मैं आरोप लगाता था, आज उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे जेल में रहता। इस प्रकार की ऊंची राजनीति कभी नहीं, और इस प्रकार की ऊंची राजनीति देवेंद्र फडणवीस ने की है। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा भी गया, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? अब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उद्धव ठाकरे के जो विधायक थे उनको खरीदा गया। एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और इसका खुद ने, देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने इंटरव्यू बोला कि हाँ, मैंने इनके विधायक को मैंने तोड़ा है करके, इनके पास से खुद के इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि उद्धव ठाकरे के विधायक को मैंने उनसे दोजी से तोड़ा है करके। एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपया दिया गया, उनके विधायक को तोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूं, हमारी उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार जो बनी थी 2019 में, उसको गिराने का पहला प्रयास मेरे ऊपर हुआ। वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद में दूसरा प्रयास उन्होंने किया एकनाथ शिंदे के ऊपर, वो कामयाब हुआ। तीसरा प्रयास उन्होंने किया अजित पवार के ऊपर, वो भी कामयाब हुआ। लेकिन मेरे ऊपर जो पहला प्रयास हुआ था 3 साल पहले, मैं एफिडेविट कर देता देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से, तो सरकार उसी टाइम गिरती थी 3 साल पहले। और ये उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे, बच्चा है बेचारा, ये सब तकलीफ बहुत रहे रहते, जेल में रहते। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन अनिल देशमुख जी, अब आपको डर नहीं लगता कि ठीक है, द वर्स्ट हैज हैपेंड टू यू, लेकिन इससे ज्यादा और बुरा बीजेपी क्या कर सकती है? हो सकता है आपके, लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या बीजेपी छोड़ेगी? क्या आदित्य ठाकरे को बीजेपी छोड़ेगी, या अनिल परब को छोड़ेगी, या अजित पवार को? अब खैर अजित पवार तो उनके साथ ही है। कैसा है कि जो
मेरे को जो तकलीफ दिया गया, इससे और ज्यादा क्या तकलीफ दे सकते। मैं तभी बोला है कि एक आधी और फैब्रिकेटेड केस मेरे खिलाफ में खड़ा करके फिर से मुझे जेल में डालेंगे या फांसी देंगे। लेकिन अब जब चुनाव पास आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके के प्रिकॉशन वाकई में लेने चाहिए इतने बड़े बड़े खुलासे करने के बाद? और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास भी वायरल है कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं उनको उनको दिखाऊंगा जब समय आएगा। जब इस तरीके की बातें हो जाती हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी जान को खतरा है, या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कुछ नेता हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है? ये लोग कोई भी स्टेज पे जा सकते, कोई भी स्टेज पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बोला कि इससे ज्यादा मुझे और क्या तकलीफ दे सकते हैं। और एक आधे केस में, फैब्रिकेटेड केस में मुझे फंसा के फिर से जेल में डालेंगे या फांसी देंगे। आपने जिस बिचौलिए का नाम लिया था, मैं चाहती हूं कि उसके बारे में भी अगर आप 2-3 लाइंस बताएं, क्योंकि आपने कहा कि आज पहली बार आपने इंटरव्यू में उस व्यक्ति का नाम लिया है जो कि देवेंद्र फडणवीस का बिचौलिया था, जो आपके पास आया था वो 4 मुद्दे लेकर। जी नीलू जी, आज पहली बार आपके इंटरव्यू में मैंने उसका नाम लिया। कई चैनल ने मुझे पूछा, मैं बोला ठीक है, सही वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन आपने जिस ढंग से मुझे पूछा, मैं सोचा कि उसका नाम आज आपके इंटरव्यू में बताना ही चाहिए। उसका नाम भी मैंने आपको बताया, समीत कदम। और आप उसको कई बार मिले हैं, और आप उसको कई बार मेरे सरकारी दफ्तर पे मेरे कई बार आया, उसका मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल देशमुख जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यू स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।